था इस नीट यूजी के अंदर AIR1 कौन लेके आया कि मैंने जब 11th की बायोलॉजी खोली, बुक खोली तो उसके अंदर कॉकरोच था। मैं सोच रही थी कीड़े मकोड़े कैसे पढ़ूंगी मैं। 4-5 जो आवर्स थे आपके, उनमें आपकी प्रायोरिटी क्या रहती थी कि फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी रिवाइज करना है या MCQ लगाना है या कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करना है पुराना? किस तरह से बांटे थे उस 4-5 आवर्स? उसके बाद जब भी मेरे को नींद आने लगती मैं फिजिक्स उठाती, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को मज़ा आता था, जिससे मेरी नींद उड़ जाती थी। मेरे 11th से लेकर 12th के मिड तक 500 से 600 के बीच में रहा है, कभी भी 600 क्रॉस नहीं हुआ था। और अगर मतलब वहाँ से भी थोड़ा कम रिलीफ मिलता था तो मैं गोलगप्पे खा लेती थी सर। गोलगप्पे रिलीफ कर देता हूँ। NCERT के अलावा कोई और बुक प्रेफर करिए बायोलॉजी के लिए? हाँ, बट जब मतलब नीट का रिजल्ट आया था लास्ट ईयर, उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे मेरे को ज़्यादा डिप्रेशन फील हुआ। मतलब कि वो होता है ना, रिलेटिव्स या फिर लोग ज़्यादा पूछते हैं फ़ोन करके कि कॉलेज मिला, कितना टाइम लगेगा, मिल क्यों नहीं रहा। और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखी थी आपने पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक नीट यूजी सक्सेस स्टोरी के न्यू पॉडकास्ट के अंदर। और आज के पॉडकास्ट में हम जो गेस्ट लेके आए हैं वो हैं फ्यूचर डॉक्टर सलोनी। और डॉक्टर सलोनी की पूरी जर्नी हम इस पॉडकास्ट में अंदर जानेंगे। तो सलोनी, वेलकम है आपका। हेलो सर। तो आपको अभी कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। ओके, तो आपकी जो प्रिपरेशन थी वो फाउंडेशन के, मतलब जो एग्ज़ाम क्लियर किया आपने फाउंडेशन के साथ किया है ड्रॉप के साथ? ड्रॉप के साथ सर। तो 12th के बाद आपने एक ईयर का ड्रॉप लिया है? बस ओके, अभी आपका इसमें स्कोर कितना था नीट 2025 में? 597। 597 स्कोर था। यस। तो कैसा लग रहा है आपको SMS मेडिकल कॉलेज में आने के बाद? अच्छा है मेरा सर। अच्छा लग रहा है। तो आपका जब स्टडी करते थे उस टाइम पे ड्रीम यही था, SMS मेडिकल कॉलेज? हाँ, मतलब 50-50 मेरे को एम्स ऋषिकेश भी चाहिए था और एम SMS भी चाहिए था। अच्छा, तो अभी SMS मेडिकल कॉलेज में आने के बाद अपना ड्रीम कंप्लीट करने के बाद देखो ये होते हैं कि स्माइल जब सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो भी स्टडी कर रहे हो कंटिन्यू करते रहिए। तो अब सलोनी से स्टार्ट करते हैं उसकी पूरी जर्नी को जानना। तो सलोनी, आपने फर्स्ट टाइम कब सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है? मैंने जब 11th में जब हम स्कूल में एडमिशन करवाने गए थे तब। 11th में? यस सर। तो वहाँ पे ऐसा क्या मोमेंट हो गया था इंस्पायरिंग जो आपने उस टाइम सोचा कि डॉक्टर बनना है? मैं तो आर्ट्स के लिए अपना एडमिशन लेने गई थी, बट मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझे थोड़ा टाइम डेविएट कर दिया। अच्छा, प्रिंसिपल मैम ने पोटेंशियल बताया कि तुम्हें पोटेंशियल है बेटा, साइंस लो? हाँ, मुझे IPS ऑफिसर बनना था पहले, बट फिर मैम कहते कि डॉक्टर गुड प्रोफेशन। तो मतलब आपका एक तरह से इंटरेस्ट प्रिंसिपल मैम ने जगा दिया था बायोलॉजी साइंस सब्जेक्ट के अंदर। जब फर्स्ट टाइम आपने किताब उठाई बायोलॉजी की तो कैसा लगा, इंटरेस्ट आया उसमें? मुझे पहले से तो ऐसा डर सा लगा कि मतलब ये ऐसे, मतलब कि मतलब मैंने जब 11th की बायोलॉजी खोली, बुक खोली तो उसके अंदर कॉकरोच था। मैं सोच रही थी कीड़े मकोड़े कैसे पढ़ूंगी मैं। तो फिर ऐसे पहले थोड़ा लगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे इंटरेस्ट जागता गया। तो आज कॉकरोच की वजह से आप आज डॉक्टर बन चुके हो। Yes, sir. वो बायोलॉजी का कॉकरोच, कुछ चीज़ें होती है शुरू में थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं, बाद में वो चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपने नीट यूजी की प्रिपरेशन फुल लेवल पे करने कब से स्टार्ट कर दिया था? मैंने 12th से। 12th से स्टार्ट कर दिया था। तो 12th के साथ आपका स्कोर क्या रहा था? 12th के साथ 665 सर। कितने मार्क्स से बच गए थे? मतलब बॉर्डर लाइन से तो आगे ही थी, बट कॉलेजेस मेरे को मिले थे, बट मुझे वो पसंद नहीं आए थे। अच्छा, मतलब काफ़ी दूर मिले थे। कॉलेज अलॉट तो हो रहे थे पर जो चाह रहे थे वो कॉलेज भी नहीं खा रहा था। सर। ओके, उसके लिए आपने फिर से एक ड्रॉप ईयर लेने की सोची। यस सर। तो आपका उस टाइम पे मोटिव क्या था? आपका था ये कि मुझे ड्रॉप लेना है या फिर फैमिली ने बताया था कि भाई ड्रॉप लेना पड़ेगा या अच्छा कॉलेज लेना है? मतलब दोनों ही कंफ्यूजन में थे, मैं और मेरी फैमिली। बट फिर मेरे मामा जी ने बोला जो भी डिसीजन लो, मतलब उस बाद में उस चीज़ पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दूर, इतना दूर जाने से, ऐसे तो है नहीं कि 1-2 साल की बात है, मतलब 5.5 ईयर की बात है। तो फिर मैंने सोचा ड्रॉप तो लेना पड़ेगा। तो आपके अंदर ये मोटिवेशन था कि मैं एक साल और पढ़ लूँगी उन्हीं चीज़ों को वापस से? हाँ, क्योंकि मतलब बॉर्डर लाइन से तो निकल ही चुके थे। तो सलोनी, आपने जब एडमिशन लिया SMS के अंदर, तो SMS में एडमिशन लेने के बाद में आपको कैसा फील हुआ? मतलब अच्छा था, पूरी फैमिली में ये बात फैली थी कि मेरा SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो सभी मतलब काफ़ी खुश थे। और आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी इस फील्ड में है? आप फर्स्ट डॉक्टर फैमिली के, बात है।
फिर तो एक बहुत अच्छा माहौल बना होगा उस टाइम पे जब रिजल्ट आया होगा और जब कॉलेज अलर्ट हुआ होगा। तो सलोनी फर्स्ट डे था तुम्हारा मेडिकल कॉलेज का, वो कैसा था एक्सपीरियंस उस फर्स्ट डे का? काफ़ी अच्छा था सर, मतलब कि का मतलब एकेडमिक ब्लॉग देखा, एलटीज देखे, टीचर्स आए, उन्होंने हमारा इंट्रो लिया और सभी ने मेरे को कॉन्ग्रेट्स किया। काफ़ी अच्छा रहा। ओके, तो ये आपने जर्नी स्टार्ट कर दी थी अपनी 11 से, राइट? 11-12 से। तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रखते थे आप जब फाउंडेशन बैच में थे आप? तो मॉक टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी रखते थे? जितने भी थे वो सारे देते थे, बीच में स्किप भी किए? मतलब कोई इमरजेंसी होती थी तब स्किप करते थे, वैसे नहीं करते थे। अच्छा। लाइक अगर मतलब कि कहीं जाना, इमरजेंसी में अगर कहीं जाना है तो, या फिर तबीयत खराब है तभी। वैसे अगर ऐसे नहीं है कि अगर मेरे को टेस्ट आज नहीं है और आज का सिलेबस नहीं पता तो नहीं देना, वो चीज़ नहीं थी, देना ज़रूर था। तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी थी आप? मेरी फिजिक्स। फिजिक्स फेवरेट थी। तो फिजिक्स के क्वेश्चन भी बहुत लगाए होंगे आप? हाँ, काफ़ी लगे। तो क्वेश्चन लगाने का क्या सिनेरियो था तक? किस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चन एमसीक्यूज लगाने का? एक तो मॉक टेस्ट होता है अपने, उसमें एमसीक्यू होते हैं मॉक टेस्ट में, उसके अलावा भी कोई चीज़ प्रेफर करी है एमसीक्यू लगाने के लिए? हमारे मतलब कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते थे, बस मैं वही यूज़ करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन करूँगी वाइड वैराइटीज़ के तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी, अच्छा, तो मैं स्टिक थी अपने कोचिंग पे। तो कोचिंग मॉड्यूल्स के जो भी एमसीक्यू वो हाँ, वो और जो सारे मॉक करती टेस्ट में एमसीक्यूज वो सारे क्वेश्चन, राइट? यस। ओके। और स्टडी आवर्स कितने थे आपके जो डे में, पर्टिकुलर डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो कितने टाइम आपको स्टडी आवर्स को देते थे सेल्फ स्टडी? 4-5 आवर्स तो हमेशा होते ही होते थे। अब अगर कि उससे ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो देती थी, वरना मिनिमम 4-5 आवर्स तो डेली होते थे। फोर्स फाइव सेल्फ स्टडी कोचिंग के बाद में। उन 4-5 जो आवर्स थे आपके, उनमें आपकी प्रायोरिटी क्या रहती थी कि फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी रिवाइज करना है या एमसीक्यू लगाना है या कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करना है पुराना? किस तरह से बांटते थे उस 4-5 आवर्स को? मैं सबसे पहले करती थी बायो, क्योंकि बायो पढ़ते टाइम नींद आती है, तो इसलिए मैं पहले बायो निपटाती थी। उसके बाद जब भी मेरे को नींद आने लगती मैं फिजिक्स उठाती, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को मज़ा आता था, जिससे मेरी नींद उड़ जाती थी। तो फिर मेरा ये था, उसके बाद में जब ऐसा बीच का टाइम है तो केमिस्ट्री कर लेती थी। अच्छा, तो मतलब इनकी बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री सीक्वेंस रखी है, राइट? तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से कोई पर्टिकुलर ऐसे चैप्टर्स हैं जो फेवरेट थे आपके? फेवरेट चैप्टर तो नहीं है कोई, सारे सारों पे बराबर कमांड रहती है, राइट? ओके। तो बीच में कभी जो मॉक टेस्ट देते रहते हैं उस शुरुआत से लेके और लास्ट एग्ज़ाम तक जो मॉक टेस्ट का एक स्कोर रेंज होती है, तो आपकी स्कोर रेंज क्या रही थी? कि पर्टिकुलर एक ही रेंज में मार्क्स आते रहे थे या बीच में अप डाउन भी हुआ है मार्क्स को लेकर? मेरे 11th से लेके 12th के मिड तक 500 से 600 के बीच में रहा है, कभी भी 600 क्रॉस नहीं हुआ था। और 12th के मिड के बाद जब मैंने काफ़ी सीरियस लिया था इस चीज़ को, तब मेरा 600 क्रॉस होना शुरू हुआ था। और मेरा मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के अंदर मेरा मार्क्स गया 650 12th के साथ जब दिया था तब। तो मतलब 650 तक लास्ट उस टाइम गए थे, राइट? यस। बीच में अगर फ्लक्चुएट होता था तो कभी डिप्रेशन फील हुआ कि यार कम क्यों आ गए मेरे मार्क्स, उससे डिमोटिवेट हुआ कभी? हाँ, होती थी, बट फिर मैं अपने टीचर्स से बात करती थी, तो वो भी थोड़ा मेरे को रिलीफ दे देते थे, और अगर वहाँ से भी थोड़ा कम रिलीफ मिलता था तो मैं गोलगप्पे खा लेती थी सर। गोलगप्पे रिलीफ कर देते आप? मेरा कभी भी सर दर्द हो रहा हो, कभी भी कोई भी डिप्रेशन हो, कोई भी टेंशन हो, गोलगप्पे। अब आपको देख के और सारे नीचे फ्रेंड गोलगप्पे खाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, अगर किसी और का कोई फेवरेट और कोई फूड है तो वो खाओ, मेरे फेवरेट गोलगप्पे में वो खा। नहीं, लेकिन जो टॉपर बता रहा होता है उसका सबके लिए गाइडलाइन बन जाती है। ओके, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए आप कुछ पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते थे चीज़ों को मेमोराइज या रटने के लिए? हाँ, मैं मिरर के सामने खुद को समझाती थी उस पर्टिकुलर चैप्टर के कंसेप्ट को? हाँ, और रट्टा भी मारती थी, तो ऐसे समझती थी कि मेरे सामने काफ़ी सारे बच्चे बैठे हैं, उनको समझा रही हूँ, मैं रट्टा मार रही हूँ। और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करती थी, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब अगर क्वेश्चन की एनसीईआरटी कोई भी लाइन आ रही है अपने पास में क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को याद आता है कि ये लाइन वहाँ पड़ी थी, ये यहाँ थी, इस पे ये लिखा था, इसके ऊपर ये था, इसके नीचे ये था, तो एनसीईआरटी अपने दिमाग में छपना शुरू हो जाती है। तो आपने कितने डिवीजन लगा लिए थे एनसीईआरटी? मैंने 12th तक तो मैंने लगा दिए थे 5-6। 5-6 रिवीजन 12 तक लगा दिए थे? हाँ। से ड्रॉप ईयर में? ड्रॉप ईयर में तो काफ़ी लगाए थे, 11-12। एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक प्रेफर करिए बायोलॉजी के लिए? हाँ, फिंगर टिप्स वाली MTG। ओके,
पर एनसीईआरटी तो मतलब फिंगर्स पे रख ली उससे पहले, राइट? हाँ, प्रायोरिटी एनसीईआरटी की थी। ओके। तो नीट यूजी एस्पिरेंट को आप क्या टिप्स देना चाहोगे एनसीईआरटी को लेके? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी को इतना ज़्यादा मानते नहीं, वो मॉड्यूल्स को या फिर अदर रेफरेंस बुक को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। तो उनको क्या बताना चाहोगे कि एनसीईआरटी को कितना इम्पोर्टेंट रखना चाहिए? एनसीईआरटी सबसे मतलब मेरे हिसाब से एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि एनसीईआरटी में से कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो मैं सॉल्व कर लूँगा, उसके बाद अपने को किसी और बुक पे जाना चाहिए। अदर रेफरेंस बुक उठानी चाहिए, यानी कि अपने एनसीईआरटी के लिए नहीं और बाकी रेफरेंस बुक पे जा रहे स्कूल में। मतलब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, एनसीईआरटी पूरी आती नहीं है, ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। तो एग्ज़ाम में जो ओएमआर भरने का या फिर उस टाइम पे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने का पैटर्न क्या था आपका जब लास्ट एग्जाम में बैठे थे? मैं सबसे पहले बायोलॉजी करती थी, वो मेरी 45-50 मिनट्स में हो जाती थी। फिर मैं करती थी फिजिक्स, जो कि मेरी मतलब कि 1 आवर 15 मिनट्स में हो जाती थी एवरेजली। और उसके बाद में 40 मिनट्स या 35 मिनट्स केमिस्ट्री हो जाती थी। उसके बाद ओएमआर आराम से। तो ओएमआर को लास्ट में भरते थे? ओके। मेन एग्ज़ाम जो आप मॉक टेस्ट में जो पेपर देते थे, तीनों सब्जेक्ट उसमें होती हैं, वही पेपर सेम उसी पैटर्न का नीट वाले में एग्ज़ाम में आया था? मतलब वो भी तीनों सब्जेक्ट उसी में होती हैं, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंस फील हुआ था या फिर ऐसा लगता कि एक जस्ट मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं? नहीं, डिफरेंस तो काफ़ी लगा था क्योंकि लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। मैंने बायो की थी, मेरी 50 मिनट्स में हुई थी, 50-55 मिनट्स में। उसमें भी 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे को डाउट में थे, तो मैंने उनको सर्कल करके छोड़ दिया कि मैं बाद में करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करती इस पे। फिर मैंने फिजिक्स उठाई। फिजिक्स में मैं मतलब कि काफ़ी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, हो जाते बट उनको से पढ़ने में, उनको मतलब प्रोसेस करने में, फिर उनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैंने 40 मिनट्स के अंदर सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे फिजिक्स के। और फिर मैंने और किए कोई 1 क्वेश्चन और किए। फिर मेरे को 1 सवा घंटा हो गया था। फिर मेरे को ऐसा फील हुआ कि मुझे केमिस्ट्री करनी चाहिए, अगर मैं फिजिक्स के पीछे रही तो कॉलेज जाएगा। तो फिर मैंने फिजिक्स को छोड़ के केमिस्ट्री पे गई मैं। फिर केमिस्ट्री मेरी 40 मिनट्स के अप्रोक्स के अंदर हो गई थी। फिर मेरे पास कोई 5-10 मिनट पड़े थे, वो मैंने पहले तो ओएमआर भरी, फिर टाइम बचा, फिर एक आधा क्वेश्चन और फिजिक्स का। तो अगर आप नीट यूजी एस्पिरेंट्स को ओएमआर फिलिंग की एडवाइस देना चाहो तो क्या क्या एडवाइस देना चाहोगे? ओएमआर फिलिंग को कैसा अटेम्प्ट करें? मैं तो ऐसे करती थी, जैसे ओएमआर पढ़ी है, यहाँ से देख लिए नंबरिंग की, मतलब कि इसका ये आंसर, तो उस पर जस्ट डॉट लगा दो, पूरा फिल नहीं करना, डॉट लगा दो, फिर आगे मतलब बढ़ते रहो। पूरा डॉट लगाने के बाद में एक बार दोबारा चेक कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो फिर दोबारा चेक कर लो कि कोई गलत तो नहीं लग गई, फिर उस पर डायरेक्ट फिल कर दो, वो फटाफट हो जाता है। मतलब छोटा सा डॉट लगाने से ये हो जाता है कि ये अटेम्प्ट मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बस फिलिंग बाकी है इसकी, स्किप होने के चांस 0 हो जाते हैं कि कोई क्वेश्चन अपन ने सॉल्व भी कर लिया और उसको भर नहीं पाया, राइट? ओएमआर भी इससे गलत नहीं होती। तो पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कभी आपको डिप्रेशन फील हुआ तो उसको कैसे हैंडल किया था? मतलब प्रिपरेशन के दौरान मेरे को नहीं हुआ था ज़्यादा, बट जब मतलब नीट का रिजल्ट आया था लास्ट ईयर, उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे मेरे को ज़्यादा डिप्रेशन फील हुआ था। इस वजह से कि जो कॉलेज चाहिए था उस टाइप पे नहीं मिल रहा था? हाँ, वो भी कारण था, बट मतलब कि वो होते हैं ना रिलेटिव्स या फिर लोग ज़्यादा पूछते हैं फ़ोन करके कि कॉलेज मिला, कितना टाइम लगेगा, मिल क्यों नहीं रहा, काउंसलर को बोलो वो क्या कर रहा है, ऐसा क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा, तुमसे कम नंबर वालों को मिल रहा, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा। उस टाइम पे फिर उस टाइम पे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, मतलब हम घूमने जाते थे, टॉप ईयर लेने के लिए मोटिवेट किसने किया? मेरे मामा जी ने। मामा जी को किया। उन्होंने बोला था कि डिसीजन तेरा है, जो भी ले वो तू ले, बट रिग्रेट मत करना उस पर कभी भी। तो अभी हाल फिलहाल जो नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, उन नीट यूजी एस्पिरेंट्स को आप क्या 3 या 4 एडवाइस देना चाहोगे ताकि उनके अच्छे मार्क्स आए नीट यूजी के अंदर? सबसे पहले माइंडसेट, कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को एवरेज मानते हैं, उनका माइंडसेट होता है हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे कैसे ही होगा, हम मतलब नहीं बन सकते। तो ये माइंडसेट पहले से सेट नहीं होना चाहिए, या अगर सेट भी करना तो ऐसे रखो कि हमसे हो जाएगा, बाकियों से भी तो हो रहा है, हम भी कर लेंगे, नीट ही तो है। तो माइंडसेट चेंज करना होता है पहले खुद का, और खुद को कभी भी टॉपर्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन को नहीं पता इस नीट यूजी के अंदर AIR 1 कौन लेके आएगा। तो हो सकता है वो अपन भी हो सकता है वो टॉपर हो, बट खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी और अपनी कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उनको उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपना जो टेस्ट, मॉक टेस्ट अब जो दे के आ रहे हो,
उसको आके एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगले मॉक टेस्ट से पहले तुम्हारा जो पहले वाला मॉक टेस्ट है, उसमें तुम्हारा एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मतलब हर एक क्वेश्चन को तुम्हें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व हुआ है, इसमें मेरी क्या मिस्टेक्स थी और मुझे क्या सोचना चाहिए था उस टाइम और मैंने क्या सोचा। तो ये सब उस मॉक टेस्ट का क्लियर होना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में शर्म की वजह से डाउट्स नहीं पूछ पाते, तो वो चीज़ नहीं चलती। तुम सोचो कि अगर वो चीज़ मुझे नहीं आती तो क्लास में 50% बच्चों को वो चीज़ नहीं आती, बस वो भी शर्म की मारे मतलब शर्म के कारण नहीं पूछ पा रहे हैं और तुम भी शर्म के कारण नहीं पूछ पा रहे हो। तो ये शर्म चीज़ नहीं होनी चाहिए। सोचो कि बाकी सब भी डफोल है। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो टीचर के पास चल लेते हैं, राइट। तो अगर जो भी सेल्फ डाउट है, कुछ भी कंसेप्चुअल डाउट है, तो क्लियर करके चलना चाहिए, राइट, Yes, उस sir. टाइम पे। तो आप लोग कितना फ्रिक्वेंटली जाते थे टीचर के पास डाउट क्लियर करने? हर क्लास के बाद हर क्लास के बाद? हर क्लास के बाद अगर डाउट नहीं होते तो भी टीचर से बात करने जाते थे, लेकिन सर के पास जाते ज़रूर थे कि मतलब वो बॉन्डिंग मेंटेन रहे। ओके, तो सलोनी, आपकी प्रिपरेशन में टीचर्स का कितना रोल रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल उनका था। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी। जब भी मैं मतलब डिप्रेस फील होती तो वो मेरे को काफ़ी समझाते थे। मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो कुछ टीचर्स होते हैं जो मतलब बच्चों को सहलाते हैं कि कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आ जाएंगे। मेरे को डांट पड़ती थी कि रोना क्या होता है, ऐसे नहीं। मेरे को मतलब बहुत बोलते थे कि रोना नहीं होता, खुद से लड़ना होता है। काफ़ी समझाते थे और मेरे हर छोटे बड़े डाउट्स को क्लियर करते थे अच्छे से। अगर क्लास में मैं कभी भी मतलब कुछ होता है ना, कभी थोड़ा बहुत गिल्ट आ जाता है तो उसकी वजह से नहीं पूछ पा रही तो मैं बाहर जाके पूछती थी, अच्छे से समझाते थे, कभी भी मना नहीं करते थे। और अगर पूरे हफ्ते में काफ़ी सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए तो संडे को भी वो मेरे लिए मतलब हमेशा अवेलेबल रहते थे। डाउट क्लियर। यस। ओके। और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखी थी आपने पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान? मैंने जैसे कि मतलब हर दिन पढ़ना ज़रूर है, चाहे थोड़ी देर पढ़ो लेकिन पढ़ना ज़रूर है, स्टडी नहीं छोड़नी। और सबसे पहले क्लास ख़त्म होने के बाद में क्लास का काम करना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि आज तो मैं पिछले साल मतलब पिछले महीने वो करवाया था उसको रिवाइज़ करूँगा, बट वो नहीं करना। पहले क्लास का काम कंप्लीट होना चाहिए। अगर टाइम बच रहा है तो पीछे का रिवाइज़ करने का सोचना होता मतलब एक तरह से कंसिस्टेंटी बना के रखनी है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, सारी चीज़ें कंटिन्यूस नहीं चलेंगी, है। राइट। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज के हमारे गेस्ट फ्यूचर डॉक्टर सलोनी। जैसा कि सलोनी ने बताया कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए, और जो भी आपको डाउट आ रहे हैं आपकी स्टडी के टाइम पे, आप जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे जो भी डाउट आ रहे हैं उनको उस टाइम पे ही अपने जो टीचर है, सब्जेक्टिव टीचर, उससे क्लियर करिए। क्योंकि देखो, एक चीज़ आप ये देख के चलो, आप ये पॉडकास्ट भी देख रहे हो, आपने पुराने भी देखे होंगे, जितने भी टॉपर्स हैं वो टॉपर्स सिर्फ डाउट क्लियर करके और उन चीज़ों से ही बने हैं। तो आपको भी अगर लगता है कि मेरे पास ये बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो गए हैं और उन डाउट्स को लेके आप चल रहे हो, फिर उससे क्या है, फिर डिमोटिवेशन आता है। तो सबसे प्रायोरिटी आप इस पे रखिए कि अगर आपको कोई डाउट है उसको क्लियर करके चलिए। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा इंप्रूव होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग पावर भी अच्छी आएगी और स्कोर भी अच्छा इंप्रूव होगा। तो ये थे आज के हमारे गेस्ट सलोनी। और सलोनी से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपके क्वेश्चंस ज़्यादा हुए तो सलोनी को हम नेक्स्ट टाइम पे एज ए लाइव पॉडकास्ट के रूप में रखेंगे, ताकि आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर लाइव पॉडकास्ट में दें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।